दोस्तों 25 जून 1975 की रात थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को एक रिटर्न नोट भेजती हैं साइन करने के लिए, जिस पर वो अपने साइन कर देते हैं और पूरे देश में इमरजेंसी लग जाती है। और फिर जेपी नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी, अरुण जेटली और चरण सिंह जैसे कई सारे अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है और उसी रात न्यूज़पेपर ऑफिसेस की पावर सप्लाई कट कर दी जाती है ताकि कोई भी न्यूज़पेपर ना प्रिंट हो सके। और ये इमरजेंसी लगभग अगले 21 महीने तक रहती है। इस घटना को भारतीय राजनीति और लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन बताया जाता है। पर क्या कारण था इमरजेंसी लगाने का? आखिर ये क्यों और कैसे लगाई गई और इसे इतना भयानक क्यों बताया जाता है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में इमरजेंसी ऑफ 1975 के बारे में। आपातकाल की घोषणा ने देश को दिल्ली के इस रामलीला मैदान में जेपी ने भी आपातकाल लगा दिया गया, यानी किसी भी मंत्री से किसी immediate suspension of fundamental rights. President Fakhruddin Ali Ahmed announced and declared a state of internal emergency. के उस काले अध्याय का का सबसे काला दिन, एक ऐसा काला दिन। दोस्तों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति को 3 प्रकार की इमरजेंसी घोषित करने का अधिकार देता है: नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। आपात स्थिति के लिए भारतीय संविधान के प्रावधानों पर आर्टिकल 352 से 360 के बीच चर्चा की गई है। आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट इंडिया में 3 कारणों से नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है: अगर कोई वॉर की स्थिति हो तब, या कोई एक्सटर्नल अग्रेशन हो तब, या कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो तब। 1975 कोई पहली बार नहीं था जब कोई इमरजेंसी लगी हो, बल्कि इससे पहले भी 2 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। पहली इमरजेंसी पीएम जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में लगाई थी जब इंडो चाइना वार लड़ा जा रहा था। दूसरी इमरजेंसी 1971 में पीएम इंदिरा गांधी ने लगाई थी जब इंडो पाकिस्तान वार लड़ा जा रहा था। दोस्तों ये दोनों इमरजेंसी का कारण वॉर था, लेकिन वैसे तो 1975 की इमरजेंसी का कारण इंटरनल डिस्टर्बेंस बताया गया था, लेकिन इसका कोई एक रीजन नहीं था, बल्कि 25 जून 1975 के पहले कई सारी ऐसी घटनाएं हुई थीं, कई सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए थे जिनका आउटकम ये इमरजेंसी निकली। 1971 में गरीबी हटाओ के नारे के साथ इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। 1971 में इंडो पाक वार में इंडिया की जीत हुई थी और बांग्लादेश बना था और जनता इन्हें आयरन लेडी जैसे नामों से पुकारने लगी। इस समय इंदिरा गांधी अपनी सत्ता के चरम पर थीं और ये इंदिरा गांधी का समय था, लेकिन इसके बाद इन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वॉर के वजह से इन्फ्लेशन देखने को मिला, देश में बहुत गरीबी आ गई, खाने की कमी, बेरोजगारी और हर जगह महंगाई थी, जिसका पोजीशन लीडर विरोध करने लगे। दिसंबर 1973 में गुजरात में नव निर्माण आंदोलन शुरू हुआ था। अहमदाबाद के एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने इस आंदोलन को शुरू किया था। इस आंदोलन के भी कई सारे कारण थे। स्टूडेंट्स कांग्रेस सरकार से खुश नहीं थे। उस समय करप्शन की बहुत दिक्कत थी और इनकी फीस बढ़ा दी गई थी, इसलिए ये स्टूडेंट्स ने कांग्रेस के खिलाफ स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। लगभग 1 महीने के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे। ये स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने की मांग कर रहे थे। उस समय गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी और सीएम थे चिमनभाई पटेल, और उस समय इनकी सरकार में बहुत करप्शन देखने को मिल रहा था, इसलिए इन्हें लोग चिमन चोर कहने लगे थे। और धीरे धीरे इस आंदोलन में फैक्ट्री वर्कर्स और समाज के और लोग भी जुड़ गए। फरवरी 1974 तक ये आंदोलन इतना बढ़ गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस मसले में आना पड़ा और उसने असेंबली सस्पेंड कर दी, यानी गवर्नमेंट डिसमिस कर दी, और स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया। और इस तरह आंदोलनकारियों की जीत हो गई और इंदिरा गांधी हार गईं। इसके बाद गुजरात में सफल आंदोलन के बाद बिहार में भी एक आंदोलन शुरू हो गया और इसे भी स्टूडेंट्स ने ही शुरू किया था। आज के कई बड़े बड़े नेता जैसे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे लोग भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे। इस आंदोलन को जेपी नारायण ने लीड किया था और इसीलिए इसे जेपी मूवमेंट कहते हैं। जेपी गांधीयन थे, इसलिए इन्होंने कहा कि इस आंदोलन में हिंसा नहीं होगी और इन्होंने टोटल रेवोल्यूशन यानी संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण 1974 में इन्होंने पटना में प्रोटेस्ट किया। इन्हें सुनने और इनके साथ लाखों लोग आ गए। इसी आंदोलन और विरोध के बीच एक और प्रोटेस्ट देखने को मिली, रेलवे प्रोटेस्ट। इसे जॉर्ज फर्नांडिस लीड कर रहे थे। ये ट्रेड यूनियन लीडर थे। उस समय रेलवे की हालत बहुत खराब थी, जैसे लोको पायलट के वर्किंग आवर्स बहुत थे और सैलरी भी बहुत कम थी, इसलिए वर्कर्स में काफी गुस्सा था। इसलिए मई 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के लीडरशिप में ये स्ट्राइक शुरू हो गई। और इतना सब विरोध काफी नहीं था कि इंदिरा गांधी के आगे एक और समस्या आ पड़ी। दरअसल दोस्तों 1971 के चुनाव में रायबरेली की सीट से इंदिरा गांधी और राज नारायण खड़े हुए थे, जिसमें इंदिरा गांधी जीत गई थीं, लेकिन राज नारायण इस हार से संतुष्ट नहीं थे।
और उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस दर्ज कर दिया। राजनारायण ने इन पर कई सारे आरोप लगाए, जैसे इंदिरा गांधी ने अपनी सीट अनफेयर तरीकों से जीती है, इन्होंने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तय सीमा से अधिक पैसे खर्च किए और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा अपना फैसला सुनाते हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री को उनके चुनाव अभियान के लिए सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के आरोप में दोषी पाया। अदालत ने उनके चुनाव को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया और उन्हें लोकसभा की उनकी सीट से बेदखल कर दिया और उनके अगले 6 सालों तक कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इस फैसले का अपोजिशन ने भरपूर फायदा उठाया और लोग सड़कों पर उतर आए और डिमांड करने लगे कि करप्ट प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए। इस फैसले से इंदिरा गांधी को बहुत बड़ा झटका लगता है। हालांकि यह हाई कोर्ट का फैसला था, इसलिए इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। हाई कोर्ट ने अपना फैसला 12 जून को सुनाया था और 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी की अपील सुनी जाती है और जस्टिस VR कृष्णा अय्यर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हैं और आदेश देते हैं कि एक सांसद के रूप में इंदिरा गांधी को मिलने वाली सभी विशेष अधिकार बंद कर दिए जाएं। वो वोट नहीं कर सकती, इलेक्शन में 6 साल तक खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन अगली हियरिंग तक वो प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं। इस फैसले के बाद सड़कों पर हल्ला मच गया, अपोजिशन के प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स और बढ़ गए, विरोध और बढ़ गया। हालांकि कुछ लोग और कुछ कांग्रेस लीडर्स भी सड़कों पर आ गए इंदिरा गांधी के सपोर्ट में। 24 जून 1975 को रामलीला मैदान में JP नारायण और विपक्ष के कुछ बड़े नेता जैसे मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर जैसे नेताओं ने प्रोटेस्ट करा और रैली निकाली। उस दिन इस मैदान में बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई, लाखों लोग अपने लीडर्स को सुनने पहुंचे। उस दिन JP नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे देने की मांग करी और नारा लगाए, जैसे उन्होंने एक रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति कही थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। JP ने स्टूडेंट से प्रोटेस्ट करने की अपील करी, जनता से कहा कि वो पुलिस की सुनना बंद कर दें और उन्होंने पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस से कहा कि वो सरकार की सुनना बंद कर दें। अब दोस्तों, उस समय देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत सारा विरोध हो रहा था। बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, वॉर की वजह से महंगाई और भी बहुत दिक्कत थी, जिसके वजह से विरोध हो रहा था। जैसे मैंने आपको बताया था, गुजरात और बिहार में विरोध और रेलवे स्ट्राइक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो स्थिति और बिगड़ गई। एक तरह से देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसी स्थिति बन गई और यही रीजन इंदिरा गांधी इमरजेंसी का बताती हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक राष्ट्रपति 3 कारणों से नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है, जिसमें से एक कारण था इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट, इन्फ्लेशन यानी महंगाई और करप्शन के आरोप। आप देख सकते हैं दोस्तों, उस समय देश की क्या स्थिति रही होगी। इंदिरा गांधी के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय इस्तीफे के। 25 जून 1975 को उस समय के वेस्ट बंगाल के CM सिद्धार्थ शंकर रे और इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी इन्हें इमरजेंसी लगाने को कहते हैं। ये कुछ मिनिस्टर से कंसल्ट करती हैं और 25 जून को ही प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को नोट भेजती हैं और उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि वो देश में इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से। और 25 जून की ही रात को प्रेसिडेंट ऐसा कर देते हैं और पूरे देश में इमरजेंसी लग जाती है। कुछ ही घंटों में JP नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, राजनारायण, अरुण जेटली, LK अडवाणी और चरण सिंह जैसे कई बड़े बड़े अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसी रात न्यूज़पेपर ऑफिसेस की पावर सप्लाई कट करवा दी जाती है ताकि अगले दिन कोई अखबार प्रिंट ना हो सके। और अगली सुबह इंदिरा गांधी रेडियो पर अनाउंसमेंट करती हैं, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। और आगे ये इमरजेंसी लगभग 2 सालों तक रहती है और इस समय को इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे डार्केस्ट फेस कहा जाता है। लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाता है और जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और इस तरह 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। जो इलेक्शंस होनी थी उन्हें डिले कर दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस जैसे RSS और जमाते इस्लामी और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बैन कर दी जाती हैं और कुछ कांग्रेस लीडर्स जो इस इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट थे, उन्हें पार्टी पोजीशन से रिजाइन करवा दिया जाता है और उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता है। दोस्तों, जब तक ये इमरजेंसी रही तब तक बहुत सारी चीजें देखने को मिली। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, कई जगह कर्फ्यू लगा, पुलिस ने कई इनोसेंट लोगों को गिरफ्तार किया, मीडिया और न्यूज़पेपर वाले कुछ भी अपनी मर्जी से पब्लिश नहीं कर सकते थे। इसी समय एक और भयानक चीज देखने को मिलती है, मास स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम, जिसे संजय गांधी द्वारा शुरू किया जाता है। देश की पॉपुलेशन को कम करने के लिए कुछ आदमियों को जबरदस्ती स्टेरिलाइज किया जाता है। फाइनली 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी हटा दी जाती है और इलेक्शन बुलाए जाते हैं।
इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी अपनी अपनी सीटों पर हार जाते हैं और कांग्रेस बहुत बुरी तरह हार जाती है। जनता पार्टी पावर में आती है और मोरारजी देसाई पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और आज़ादी के बाद ये पहली बार था कि कांग्रेस को छोड़कर कोई और पार्टी सत्ता में आई हो। हालांकि जनता पार्टी की सरकार भी ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है और 1980 में वापस इलेक्शन होते हैं और कांग्रेस फिर सत्ता में आ जाती है और इंदिरा गांधी एक बार फिर पीएम बन जाती हैं। लेकिन इस बार इनमें थोड़ा फर्क होता है, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज बदल जाती हैं, ये पहले से कुछ सीख लेती हैं। तो दोस्तों ये था इतिहास पूरी इमरजेंसी ऑफ 1975 का। उम्मीद है आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।